नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। चैत्र नवरात्रि से पहले उत्तर प्रदेश के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। इस बार नवरात्र में यूपी सरकार की तरफ से अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाएगा। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी शक्तिपीठों और मंदिरों में इसका आयोजन किया जाएगा। सरकार के इस प्लान पर अखिलेश यादव हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सपा सरकार के समय पुजारियों के लिए मानदेय दिया गया था और दर्शनार्थियों को कई सुविधाएं उपलब्ध थीं। आज भाजपा सरकार ना तो पुजारियों का मानदेय बढ़ा रही है, न जनता के लिए सुविधाएं हैं, बस धन उगाही के नए नए तरीके ढूंढी जा रहे हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार, धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में जिन्होंने कहा कि हाँ, नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामनवमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ हर एक जिलों में कराई जाएगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इससे एक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आम जनमानस को मिलेगा, जिससे आम जनमानस का कल्याण होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से समाजवादी पार्टी कहना चाहती है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए कि आपने 1-1 लाख रुपए धार्मिक आयोजन के लिए आपने जिलेवार जारी किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक निवेदन और भी करना चाहते हैं कि ये जो आपने 1 लाख रुपए दिया है, इसका इस्तेमाल पूरा पूरा हो जाए, क्योंकि जो पिछले साल का बजट है, उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य चाहिए। 50% का बजट आपका लैप्स हुआ, खर्च नहीं हुआ पैसा। तो सरकार की ओर से जो फैसला किया गया है, उसको लेकर ही तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दो हमारे सहयोगी लखनऊ से तौकीर किदवई और अयोध्या से बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए तौकीर, जो शासन की ओर से, सरकार की ओर से फैसला सामने आया है चैत्र नवरात्रि से पहले, जिस तरह से दुर्गा सप्तमी की बात करें या फिर रामायण के पाठ की बात की जाए, इसको लेकर एक तरफ जहां खुशी दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल भी उठाए गए हैं। आखिरकार किस तरह की प्रतिक्रिया अभी देखने के लिए मिल रही है? देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि इसका ऐलान होते ही कि सभी जिलों को 1-1 लाख रुपया दे, जिम्मेदारी वहां के उस जिले के डीएम की होगी कि वो उस तरह के पाठ का आयोजन कराए। तो फिलहाल इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जरूर बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कुछ समय पीछे की बात है जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर काफी अपनी बात रखी थी और कहा था कि रामचरितमानस और रामायण में जिस तरह से उन्होंने फर्क बताया था और उसको लेकर उन्होंने कई तरह के बयान भी दिए थे। तो फिलहाल उसके बाद से ही चर्चा का विषय है कि कौन इस पक्ष में है, कौन विपक्ष में। आज फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया और इसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि 1 लाख नहीं 10 करोड़ देने चाहिए थे और इस तरह के बड़े आयोजन कराने चाहिए थे। लेकिन सवाल यह है कि उस जनता को क्या जो उसका फ्री सिलेंडर का वादा किया गया था, क्या उसे फ्री सिलेंडर भी दिया जाएगा और सरकार को फ्री सिलेंडर देना चाहिए। यानी कि जो मुद्दा है उस पर भी राजनीति की जा रही है। अब रामनवमी पर जिस तरह से अखंड पाठ की बात की गई सरकार की तरफ से, जरूर राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है और इसे घेरने की कवायद भी है कि जो जनता के लिए वादे किए गए थे उस पर क्या होगा। और इसके अलावा जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि जब बजट नहीं खर्च हो सकता, बजट का आधा ही हिस्सा खर्च हुआ था, तो ऐसे में रामनवमी के नाम पर जब 1 लाख दिया जाएगा, क्या वो पूरा 1 लाख खर्च होगा या उसको भी जिले के अधिकारी डकार जाएंगे? बिल्कुल तौकीर, सवाल अपनी जगह है। बीएस लाठी का रुख करूं उससे पहले एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, वो सुनाते हैं। अब उनको किसका डर है ये तो आप जाके बहन से पूछे तब पता लगेगा। लेकिन जब डर नहीं था, उसी समय वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर काशीराम के विचारों से हट गई थी और जिस दिन से हट गई। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान आपने सुना। रुख करते हैं अयोध्या से, हमारे सहयोगी बीएस लाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सैयद मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएस,
जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी हमने सुना, सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे फैसले का काफी ज्यादा असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। सबसे पहले बताएं आप किस तरह से जो सरकार की ओर से फैसला किया गया है, किस तरह से इसका असर दिखाई दे रहा है, और जो 1-1 लाख रुपए जिलाधिकारियों को दिए जाएंगे उसमें क्या क्या शामिल है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा नवरात्रि के समय पर? देखिए रितेश, अयोध्या है और भाई योगी मुख्यमंत्री हैं और धर्म की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। राजनीति में धर्म की बात लाजमी उठना है, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बिहार की अगर बात की जाए या उत्तर प्रदेश की आज ताजा बात की जाए, तो ये धर्म के मुद्दे हमेशा निरंतर युग से चलते आ रहे हैं और चलते आएंगे। अब बात सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये जो 1 लाख रुपया सूबे के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, जो नवरात्रि विशेष करके जो नवरात्रि है 75 जिलों में 1-1 लाख रुपया दिया गया है, जो रामायण पाठ होगा और दुर्गा पाठ जो 9 दिन रामायण पाठ होगा, अखंड पाठ होगा, इसको भव्य तरीके से, चाहे अगर धर्म की बात की जाए या ग्रंथ पे बात की जाए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या बिहार के मंत्री हो, तो तमाम लोगों ने अलग अलग रामायण पर, रामलीला पे सवाल उठाए थे। तो बीजेपी ने इसका दूसरे ढंग से, अगर देखा जाए इसके बड़े मायने हैं कि इसका दूसरे ढंग से जवाब दिया कि हम आम जनमानस के बीच में, और जहां मंदिर नवरात्र 9 दिन लोग हर घाट में, हर घर में पूजा पाठ और 9 दिन नवरात्र का व्रत रहते हैं, तो ये नवरात्र है, इसमें लोग ये सरकार जो है, सरकार एक आस्था वाली जो सरकार है, ये जो मंदिर में और मस्जिद की लोग बात करते हैं, तो ये जो आस्था वाली सरकार है, तो आस्था पे बड़ी उसने घोषणा की है कि 9 दिन जो नवरात्र होंगे 1 लाख रुपया दिए जाएंगे और डीएम किसी कमेटी बनाएंगे, और जितने ब्लॉकवार हैं, जितने तहसीलवार हैं, कमेटी बनाएंगे, कलाकार होंगे, भजन संध्या होगी और दुर्गा पाठ होगा और गायन भी होगा और श्रद्धालुओं को बुलाया भी जाएगा। तो इसका सबसे ज्यादा महत्व अगर देखने की बात, जहां हमारे धार्मिक शहर है, चाहे अयोध्या की बात की जाए, चाहे गोरखपुर की बात की जाए, मिर्जापुर की बात की जाए, चाहे बनारस की बात की जाए, चाहे मथुरा की बात की जाए, तो ये जो शहर है, जो ये है, तो बीजेपी जो आम जनमानस के लिए बात करती है, जो धर्म की लोग बात करते हैं, तो बीजेपी इसका उदाहरण ताजा ये है कि इसका दूसरे ढंग से दबाव दे रही है। अब रही बात रितेश, मेरे साथ और लोग हैं, आम जनमानस है, हम इनसे जानेंगे कि जो सरकार ने ऐसी घोषणा की है, क्या आम लोगों की क्या सहभागिता रहेगी, आम लोगों पर इसका क्या असर है। योगी सरकार ने अभी आज आप देखे होंगे 1 लाख रुपया हर जिले प्रशासन को दिया है कि रामायण जैसे नवरात्र दुर्गा पूजा होगा, दुर्गा पूजा पाठ होगा और रामायण होगा। इस पे आप लोग क्या कहेंगे, पब्लिक क्या कहेगी? ये बहुत बढ़िया कदम उठाया है अभी सरकार ने। इसी बहाने हिंदुओं में एक जागरण होगा और उनमें उत्साह बढ़ेगा, हिंदुत्व की भावना जागृत होगी और बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो रिश्ते देख रहे हैं कि किस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये जो हिंदू आम जनमानस है, जो ये आस्था और जो धर्म के प्रति जो लोगों में वो है, और जो इस समय की जो राजनीति चल रही है, एक जरूर साबित होगा कि भजन और आयोजन, जो पूजा पाठ और कीर्तन भजन मंडली से जो हिंदू आम जनमानस है, और ये नवरात्र जो होता है, ये परंपरा यही है। आप देख रहे हैं इतिहास मुगल कालों से चला आ रहा है कि जो 9 दिन का नवरात्र है, सभी दुख पाप और जो भूत प्रेत व्याधा जो आम जनमानस लोग होते हैं, बुद्धि विवेक और आम संचार और जो कृष्ण की बुद्धि समृद्धि भगवान थे, ये जो परंपरा चली आ रही है, उसमें योगी सरकार ने आम जनमानस को लेकर के जो पूजा पाठ है या हिंदू धर्म को एक बढ़ावा दिया है। ये हिंदुत्व में खुशी लहर है। बिल्कुल बेस लाठी, निश्चित तौर पर इसका असर और इसके कई मायने भी हैं जो दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार रुख करता हूं, सैयद मोहम्मद आबिर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद, देखा जाए तो जिस तरह से तौकीर ने भी कहा और बेस लाठी ने भी कहा कि इस पूरे फैसले के कई मायने हैं। एक तरफ जहां हाल के दिनों में रामचरितमानस को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां सामने आई थी, खूब बवाल मचा था पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब सरकार की ओर से जो बड़ा फैसला किया गया, इसके मायने तो निश्चित तौर पर निकाले ही जा रहे हैं, लेकिन बयानबाजी भी शुरू हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, खुद अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुजारियों का मानदेय तो सरकार बढ़ा नहीं रही, मंदिरों में सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन इस बीच ये फैसला कर दिया गया है। बता दें, जिस तरह से सरकार का फैसला आया है कि रामनवमी पर जिस तरह से पाठ कराए जाएंगे और 1-1 लाख हर जिले को दिए जाएंगे, उसका कहीं ना कहीं हर लोगों ने स्वागत किया है। मगर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ राजनीति भी गर्माती जा रही है, क्योंकि कहा जाता है प्रयागराज के तीर्थों के राजा, और यहाँ पर कई शक्तिपीठ और सिद्धपीठ मंदिर भी हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर आयोजन होता है
तो 1 लाख रुपए की लोगों का कहना है विपक्ष का कि पैसे ये कम पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये शायद सवाल सही भी है कि जिस तरह से यहाँ पर मंदिर है और गेटों के राजा कहलाते, जिस तरह से यहाँ पूजा पाठ एक अनोखा दृश्य और एक अद्भुत दृश्य में कहूंगा, जिसको कि यहाँ लोग भक्त सुबह से ही श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर जिस तरह से इसका महत्व है उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं। और अब लगातार विपक्ष हमलावर होता जा रहा है इस पैसे की राशि को लेकर, जो राशि की कही हुई है सरकार की तरफ से, इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। बिल्कुल सैयद, लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं पूरे इस फैसले को लेकर। लेकिन तौकीर अगर देखा जाए तो जिस तरह से हाल के दिनों में असर रामचरितमानस को लेकर जिस तरह टिप्पणी सामने आई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर बिहार के मंत्री की बात करें, उसके बाद पारा बहुत ज्यादा सियासी चढ़ा हुआ नजर आया था। और अब सरकार की ओर से जो कदम उठाया गया है, नवरात्रि के मौके पर 9 दिनों में दुर्गा का पाठ हो या फिर रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा तमाम जिलों में, इसको लेकर सरकार की ओर से 1 लाख रुपए जिलाधिकारियों को दिया जाएगा। इस फैसले के आखिरकार क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर? देखिए, साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के उन बयानों की काट मानी जा रही है, क्योंकि पहले उन्होंने रामचरितमानस पर जिस तरह सवाल खड़े किए थे तो लोगों के बीच एक शंका जरूर पैदा हुई थी कि क्या ओबीसी को ऐसे ग्रंथों में वहां पर उनको अद्यतम बताया गया है या नहीं बताया गया, ऐसे सवाल जरूर खड़े हुए थे। और यही वजह है कि सरकार के इस कदम के बाद जब लोगों के बीच एक बार फिर रामचरितमानस का पाठ होगा तो यानी कि जो एक सवाल खड़े हुए थे लोगों के दिमाग में वो जरूर हटेंगे और लोग उन ग्रंथों पर वैसे ही विश्वास करके पढ़ाई करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का अगर रुख देखें इस पर तो स्वामी प्रसाद मौर्य का माना जा रहा है एक बार फिर वापसी होगी उन्हीं बयानों पर और स्वामी प्रसाद मौर्य फिर अब रामचरितमानस पर लगातार बोलते नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का हो या फिर इस समय जो निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण को लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई, यानी कि ओबीसी में इस बात का मैसेज देने की कोशिश जरूर होगी विपक्ष की तरफ से कि ये ओबीसी विरोधी सरकार है और पहले जिस तरह से ग्रंथों में उनके लिए लिखा गया वैसे ही सरकार भी अब उनका आरक्षण पे काम कर रही है। तो फिलहाल ऐसे मुद्दे लगता है कि आने वाले समय में फिर से गर्म होंगे और लोकसभा हो या निकाय चुनाव, ये ओबीसी वर्सेस हिंदुत्व की राजनीति बनाने की कोशिश जरूर होगी। कौन कामयाब होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीति की जो लकीर है वो जरूर खींची जा रही है। बिल्कुल, आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसके और भी ज्यादा मायने और असर दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों का तमाम बातचीत के लिए। उधर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा। जयवीर सिंह का कहना है कि अखिलेश सरकार में गुंडाई भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि वो अपनी विरासत भी नहीं संभाल पाए। 2017 में प्रदेश की जनता ने सपा को सत्ता से पूरी तरह बेदखल करने का काम किया। साथ ही कहा कि जितने भी अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आज उन सभी को मिटाने का काम योगी सरकार कर रही है। सपा की तरफ से मंत्री नंद गोपाल नंदी पर लगाए जा रहे आरोपों पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो या उसकी जड़ें जितनी भी गहरी हों, योगी सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। काशी के लिए जो भी योजनाएं, जैसे इसी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान अकेले पर्यटन से काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया था। काशी की विकास योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना खुला हुआ है और खासकर पर्यटन की दृष्टि से काशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब से काशी का कॉरिडोर का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है, आज स्वयं भी इस बात के गवाह हैं कि काशी में जिस तरीके से पर्यटकों की गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है, उसी का परिणाम है कि आज फूल बेचने वाला, माला बेचने वाला, पुजारी से लेकर के छोटे छोटे कारोबारियों से लेके 5 स्टार होटल तक गुणात्मक रूप से उनकी आमदनी में, उनकी रोजी रोजगार में वृद्धि हुई है। बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि तौकीर राजा जैसे लोग जो मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं ये समाज तोड़ने वाले लोग हैं। योगी आदित्यनाथ नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी में रामायण का पाठ करा रहे हैं। ये पहले भी होता रहा है। तौकीर राजा जैसे लोग देश और समाज को तोड़ते हैं। देखिए, तौकीर राजा जैसे लोग जो मुस्लिम राष्ट्र या गजवाई हिंद जैसी बातें कर रहे हैं, ये समाज तोड़ने वाली बातें हैं। जहाँ तक योगी सरकार का फैसला है वो धार्मिक आयोजनों पर धर्म संस्कृति विभाग करता रहा है, कोई ऐसी नई और विशेष बात नहीं है।
तो तौकीर राजा के बयान ये समाज तोड़ने वाला है, जो बहुत घातक है और ये देश के लिए न शुभ है न समाज के लिए शुभ है। तो वहीं बांदा में मुख्तार अंसारी का मददगार रफीक उस्मद मोबाइल विक्रेता से रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दुकानदार को बिना आईडी के सिम न देने पर पिस्टल निकालकर धमकी देते हुए 50,000 रुपए मांगे थे, जिसके बाद कुछ दिन पहले आरोपी ठेकेदार के घर पर बुलडोजर चलाया गया था और अब दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से पार्टी संस्थापक कांशीराम की 15 मार्च यानी कल जयंती है। कल सुबह 8:30 बजे बीएसपी प्रदेश कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो वहीं वाराणसी के सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती ने अमेठी के श्री शंकर बूढ़े बाबा मंदिर का दर्शन कर विश्व शांति की कामना की। मीडिया से बात करते हुए स्वामी ने कहा कि कश्मीर में मिलिट्री शासन लगाकर कब्जा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रामचरित मानस पर टिप्पणी करना गलत है। उन्होंने कहा कि टिप्पणी करने वाले को ठोको और राम राज्य की स्थापना करो। धर्म नियंत्रित राजनीति होना चाहिए। ग्रंथों को जलाने का काम राष्ट्रद्रोह देशद्रोह का काम है और जिसके विनाश का समय आता है वो ग्रंथ जलाने का काम करता है। तक्षशिला जलाया गया, नालंदा जलाया गया, परिणाम अंग्रेज भारत को देश से छोड़ के जाने गए। लंका में रावण ने हनुमान की पूंछ जलाने का परिणाम किया, अब पूरी लंका का विनाश हुआ। और भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही और हिंदू राष्ट्र ही था और वो दिन दूर नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। विश्व में 210 देश हैं और भिन्न भिन्न धर्मों के देश हैं और विश्व में 100 करोड़ के लमसम सनातनी हिंदू हैं, इसलिए उनका एक देश भारत होगा और वो दिन दूर नहीं कि हिंदू राष्ट्र भारत होकर रहेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद को हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने 8 नवंबर 2017 को मस्जिद हटाने का आदेश दिया था और इस आदेश में वक्फ बोर्ड को 3 महीने के अंदर मस्जिद को कोर्ट परिसर से बाहर ले जाने को कहा गया था। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि मस्जिद ऐसी जगह पर बनी हुई है जिसकी लीज खत्म हो चुकी है, लिहाजा इसे अधिकार के रूप में उसी तरह रखे जाने का दावा नहीं किया जा सकता। सत्रह में मैंने यहाँ एक PIL फाइल किया कि हाईकोर्ट की ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा करके उस पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि वहाँ से तत्काल 3 महीने के अंदर मस्जिद को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो हाईकोर्ट की प्रॉपर्टी है और समाज में बहुत गलत संदेश जाता है कि जब न्यायालय ही अपनी ज़मीन को सुरक्षित नहीं कर पाएगा तो जनमानस जो न्यायालय के शरण में आता है न्याय की गुहार लेकर के, वो कहाँ जाएगा। हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करके सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया जस्टिस शाह और जस्टिस CT राजकुमार साहब की बेंच ने कि वो हाईकोर्ट की प्रॉपर्टी है। 3 महीने के अंदर अपोजिट पार्टी को बोला गया कि वहाँ से आप मस्जिद को शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अवैध रूप से ज़मीन को कब्जा करके एक अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया था धर्म के नाम पर। उसको 3 महीने में शिफ्ट करने के लिए कहा गया। अगर नहीं करती अपोजिट पार्टी तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा गया है कि वो उसको डिमोलिश करेगा। आजमगढ़ में सरकार की प्राथमिकता में रहे फर्जी मदरसों के मामले में सिर्फ आजमगढ़ में 219 ऐसे मदरसे संज्ञान में आए थे। 39 मदरसे जो वेतन और धन का लाभ ले चुके थे, उनका भी नाम अब सामने आया है। उसी क्रम में कुल 7 लोगों पर कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हैं और इसकी संभवतः प्राथमिकी लखनऊ में भी दर्ज कराई गई है। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के इंस्पेक्टर मनोज राय ने बताया कि इस प्रकरण पर SIT ने कार्रवाई कर सरकार को रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश हुआ है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा का सत्र गैरसैंण में जारी है और इस दौरान कांग्रेस चारों तरफ से सरकार को घेरने में लगी है।
इसी क्रम में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक की गई, जिसमें विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। आपको बता दें कि आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन की हंगामेदार शुरुआत हुई और इस दौरान विपक्ष ने विभागीय मंत्रियों को घेरते हुए पंचायती राज समेत कई मुद्दे उठाए। देखते ही देखते सदन में हंगामा बढ़ गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कांग्रेस के एक विधायक को विधानसभा की कार्यवाही से एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, जिससे विपक्ष में काफी रोष देखने को मिला। तो वहीं धामी कैबिनेट ने गैरसैंण में राज्य आंदोलनकारियों को पूर्व में मिल रहे 10% क्षैतिज आरक्षण बिल को मंजूरी देने का काम किया है, जिसके बाद कचहरी स्थित शहीद स्मारक में राज्य आंदोलनकारियों ने बैठक कर सरकार का धन्यवाद किया और राजभवन से उम्मीद की है कि वो भी रामनवमी से पहले बिल को मंजूरी देकर एक उपहार देने का काम करेगा। देखिए 26 अगस्त 2013 से जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर आज तक निर्बाध रूप से हम लोग लड़ाई संघर्ष करते आ रहे थे और तमाम राज्य आंदोलनकारी हमारे जो बेरोजगार हैं या जो रोजगार में है उन चीजों को लेकर लगातार संघर्षरत रहे हैं और वो रोजगार से रहे। अगर वो लड़का उस समय रोजगार पे होता तो आज शायद वो एओ होता। तो लेकिन आप देखिए कि हमारे संघर्ष में कोई कमी नहीं थी। पिछले 4 साल हमारे जरूर खराब गए त्रिवेंद्र सरकार के, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो त्रिवेंद्र धामी जी ने जिस प्रकार से राजभवन से उसको मंगाने का काम किया, वापस लाने का काम किया, हमारे उसको उन्होंने स्वीकार किया और गैरसैंण में जाके जिस प्रकार से जो कैबिनेट में लाके इस बात को जो है मैं कहूंगा कि हम लगभग आखिरी दहलीज में हम लोग आ चुके हैं। जिस दिन ये राजभवन से ये औपचारिकता पूरी हो जाएगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी देता हूं, उस उप समिति का धन्यवाद देता हूं। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े युवाओं ने 1 मार्च को जोशीमठ से देहरादून के लिए पैदल यात्रा शुरू की, जिनका देहरादून पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ शहीद स्मारक पर स्वागत किया गया। तो वहीं पैदल मार्च करने वाले युवाओं का कहना है कि जोशीमठ आपदा को लेकर लगातार सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। शुरू में तो सरकार के राहत कार्यों में तेजी नजर आई, लेकिन अब लगता है सरकार कानों में रुई डालकर बैठ गई है। उद्देश्य सर एक तो यह है कि पूरा जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। दूसरी बात, जो संघर्ष समिति की हमारे मांग है, चाहे वो मूल से लेके जो एनटीपीसी के साथ पुराना समझौता हुआ था उसको रखा जाए और बाकी यह है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें उच्च अधिकारी हो, उसमें वैज्ञानिक हो और जहाँ पे हमारी विस्थापन होना है वहाँ की जमीन जो है उसको पूरा ढंग से उसके बारे में जान लिया जाए कि आने वाले टाइम पे कहीं वो भी धंसने वाली तो नहीं है। उस हिसाब से और जिन की जमीन है और जो नाम पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कई एसटी भूमिया भी है, वो नाम पे नहीं है, उसका भवन कर जा रखा है। तो गवर्नमेंट की ये गलती है, अगर उनके नाम पे नहीं तो पहले उनका काम था कि इस मकान को उनके नाम पे किया जाए। मजबूत करने के लिए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर बागेश्वर पहुंचे, जहां यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गोकुल सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ सुमित्र भुल्लर का स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान सुमित्र भुल्लर ने कहा कि प्रदेश में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराने और प्रदेश में निष्पक्ष परीक्षा की मांग को ताकत देने के लिए प्रदेश के हर जिले का भ्रमण किया जा रहा है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री सीबीआई जांच से भाग रहे हैं। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच और भविष्य में निष्पक्ष परीक्षाएं हों, तो इस मांग को ताकत देने के लिए हम प्रदेश के हर प्रत्येक जिले का भ्रमण कर रहे हैं और युवा कांग्रेस के लोगों ने ये ठाना है कि जब तक मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करते तब तक मुख्यमंत्री जहां भी पूरे प्रदेश में जाएंगे, हमारे कांग्रेस के साथ ही युवा कांग्रेस के लोग उनका काले झंडे लेकर के विरोध करने का काम करेंगे। तमाम जनहित के मुद्दे उठाते हुए आपने देखा होगा कि कल कांग्रेस जनों ने गैरसैंण में विधानसभा का घेराव किया और हम लगातार इन मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो सरकार का उद्देश्य जो जनसेवा होता है वो सरकार को उस ट्रैक पर लाया जाए, क्योंकि फिलहाल सरकार केवल कुछ लोगों की सेवा करने में व्यस्त है। रामनगर के ढिकुली क्षेत्र में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 बैठक की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसको लेकर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, आईजी नीलेश आनंद भरणे और जिला अधिकारी धीरज गवरियाल अधिकारियों के साथ नए गांव से लेकर ढिकुली क्षेत्र तक टेम्पो ट्रेवलर वाहन से निरीक्षण किए। इस दौरान अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए।
इसमें देखिए, क्योंकि 2 जिलों में मुख्यतः ये हो रहा है और पंतनगर एयरपोर्ट के बाद का जो हिस्सा है गड़प्पू तक इसको यूएस नगर से देखा जा रहा है। उसके बाद आज नैनीताल जिले में जो तैयारियां उसको मैंने देखा था, तो इसमें मुख्यतः पीडब्ल्यूडी का जो काम है उसमें सड़क के किनारे जो ड्रेसिंग है शोल्डर्स की, उसका काम मैं देखता हूं कि इसमें तेज़ी की आवश्यकता है। उसके अलावा रोड मार्किंग पे भी तेज़ी की आवश्यकता है। 18 किलोमीटर में रीसर्फेसिंग होनी है, उसमें भी मैं समझता हूँ कि तेज़ी की आवश्यकता है और ऑफिसर्स को निर्देशित भी किया गया है कि एटलीस्ट रीसर्फेसिंग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।